नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। आदित्य को कानो कान खबर नहीं थी कि ऊपर नेहा किस साल में थी। वो तो आराम से नीचे मयंक से नए प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहा था। बाथरूम में बंद होने के बाद नेहा किसी तरह से वहां से बाहर तो निकल आई थी, लेकिन पूरे कमरे में कांच के टुकड़े फैल जाने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। जो रास्ता उसने बड़ी मुश्किल से खुद के लिए बनाया था वो बंद होता हुआ नजर आ रहा था। आज शायद नेहा इस हालत में भी हार मान भी जाती, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो आज हार नहीं सकती थी। कांच के बिखरे टुकड़ों को देखकर वो समझ चुकी थी कि कुछ भी हो जाए लेकिन उसे उन्हीं के ऊपर से ही गुजर के अब इस कमरे से बाहर निकलना होगा। उसने देखा कि टुकड़े इतनी बारीकी से फैले थे कि उनसे बच पाना नामुमकिन सा था। नेहा को ये तो समझ आ गया था कि उसका पैर इन कांच के टुकड़ों पर पड़ेगा भी तो वो टुकड़े उसके पैर में घुसेंगे भी। इसी की तैयारी के लिए नेहा ने बाथरूम में टंगी टॉवल को उठाया और अपने पैरों में बड़ी मुश्किल से लपेट लिया। उसे उम्मीद थी कि ऐसा करने के बाद शायद वो कांच के टुकड़े उसके पैर में घुस ना पाए। वो ये सब कुछ करने में जितना ज्यादा जोर लगा रही थी, उसका पेट दर्द उतना ही बढ़ता जा रहा था। बस थोड़ा सा और नेहा, हे भगवान प्लीज सेव माई चाइल्ड, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। नेहा दर्द सहते हुए मन ही मन ये बात बोले जा रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि वो कहाँ चलने जा रही थी, लेकिन इस वक्त उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसने धीरे धीरे संभल कर अपने पैर आगे बढ़ाने शुरू किए। कहीं उसे टुकड़े महसूस नहीं हो रहे थे, कहीं हो रहे थे। दर्द के कारण उसकी आंखें इतनी बंद हो रही थी जिसके कारण उसे कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसके पैर में एक बड़ा टुकड़ा आकर चुभा। वो इतना नुकीला टुकड़ा था कि उसे टॉवल का कपड़ा भी नहीं रोक पाया। नेहा ने ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे पता था कि एक टुकड़ा उसके पैर में अंदर तक चुभ गया है, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके अंदर अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो बीच रास्ते रुक उस टुकड़े को निकाल कर वहां से आगे बढ़े। चल नेहा, आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ना ही होगा, मैं यहाँ रुक नहीं सकती हूँ, नेहा ने खुद से कहकर खुद की अपनी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। उसने बिना रुके और आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ कदम चलने के बाद एक और टुकड़ा अब उसके पैर में गड़ा। इस बार दर्द पहले से भी ज्यादा गहरा था, लेकिन इस बार उसके कदम रुके नहीं। नेहा हिम्मत बांधे हुए आगे बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसके पैर से खून बहना शुरू हो गया। पेट के दर्द के साथ अब उसके पैरों में भी भयानक दर्द हो रहा था। खून निकलता हुआ देखकर वो और भी ज्यादा हड़बड़ा रही थी। जितनी बार वो हिम्मत हारती, अपने बच्चे के बारे में सोचकर वही हिम्मत वापस भी जुटा ले रही थी। इस दर्द और खून के साथ वो आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन ना चाहते हुए भी अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। एक एक कदम आगे बढ़ा रही नेहा एक एक कदम को बड़े ही ध्यान से नाप रही थी कि कहीं अभी उसे और कितनी डिस्टेंस तक ऐसे ही खून बहाते हुए चलना है। 50 मीटर 30 मीटर ऐसे करते हुए वो खुद के मन में हिम्मत बांध रही थी कि वो बस पहुंचने ही वाली है, लेकिन कुछ दूर और आगे बढ़ते ही नेहा की आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा था। उसका पेट का दर्द अब उस पर इतना हावी हो चुका था कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। नेहा कुछ दूर और ये कहकर वो खुद की आंखें खुली रखने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार उसका शरीर उसकी विलिंग पावर के आगे जीत गया था। उसकी आंखें पूरी तरह से अब बंद हो गई थी और उसके शरीर ने अपना बैलेंस खो दिया। बेहोश होकर नेहा फर्श पर गिर गई और इस बार तो उसे कांच के चुभने का दर्द भी महसूस नहीं हुआ। वो दरवाजे तक पहुंचकर उस कमरे का लॉक भी खोल नहीं पाई थी और बंद कमरे में बेहोश पड़ी थी। गिरने की वजह से उसके शरीर में अब अलग अलग जगह पर कांच के टुकड़े चुभ गए थे, जिसके कारण अब खून बहता ही जा रहा था। यहाँ नीचे आदित्य ने काम की बातचीत के दौरान मयंक से कहा, न्यू प्रोजेक्ट्स में सीनियर्स का सेटलमेंट अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ, जैसे भी हो जस्ट कीप अपडेटिंग में। आदित्य बड़े आराम से अपने न्यू प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रहा था। उसने मयंक को उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट दिया, जिसे लेकर मयंक ने कहा, यस सर, पर कुछ ऐसे सीनियर लोग हैं जिन्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी है।
ऐसे लोगों से बोलो मुझसे आकर मिले, आदित्य ने कहा। मयंक उसके कम बोलने से ही समझ जाया करता था कि उसका मतलब क्या होता था। आदित्य के काम में इतना इन्वॉल्वमेंट देखकर मयंक को अपनी ही कही और सोची हुई बात पर अब हंसी आ रही थी। उसे लग रहा था कि उससे आदित्य के काम पर शक करने की गलती आखिर हुई कैसे थी। बड़ी देर तक उन दोनों ने शांति से एक के बाद एक अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा। बड़ी देर की शांति के बाद आदित्य को अब वैसा महसूस होने लगा जैसे बड़ी देर से नेहा की खबर नहीं मिली थी। आंटी नेहा ने सबसे पहले मरियम को आवाज लगाई। उसकी एक आवाज सुनकर मरियम उसके पास दौड़ी आई और पूछा, हाँ आदित्य, डू यू वांट एनीथिंग? आंटी नेहा कहाँ है? अभी तक नीचे नहीं आई, आदित्य ने पूछा। उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आया कि अचानक उसे नेहा को देखने, उसके बारे में जानने की जरूरत क्यों महसूस हो रही थी। पता नहीं, मैं तो किचन में थी डिनर के लिए, वो शायद अपने रूम में होगी, मैं भी देख कर आती हूँ, मरियम ने बड़ी फिक्र से कहा और तुरंत ऊपर जाने के लिए मुड़ गई। आंटी आप रुकिए, मैं जाकर देखता हूँ। आदित्य ने तुरंत उन्हें रोक दिया और खुद ऊपर जाने के लिए उठ गया। मयंक चुपचाप अपने बॉस को आंख उठाकर देख रहा था। उसके पास इस वक्त कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो दोबारा अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता था। जैसे ही आदित्य ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचा, वो सबसे पहले अपने कमरे की तरफ गया। उसने नेहा को अच्छे से समझाया था कि अब उसे वहीं पर ही रहना था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी गैर मौजूदगी में नेहा अपने खुद के कमरे में रिलैक्स करती थी। आदित्य जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो नेहा थी ही नहीं। अरे नेहा यहाँ क्यों नहीं है? हमारी आज सुबह ही तो बात हुई थी इस बारे में। लगता है मुझे आंटी से पर्सनली बात करनी पड़ेगी कि वही नेहा को समझाए और मेरे कमरे में ही रखे उसे। आदित्य ने मन में सोचा और नेहा के कमरे की तरफ मुड़ गया। उसे लगा कि नेहा यहाँ नहीं तो वहां होगी। नेहा के कमरे के बाहर आदित्य पहुंचा तो उसने देखा कि वो दरवाजा बंद था। ये लड़की बंद करके क्यों बैठी है? मैंने समझाया था इसे कि ऐसी हालत में दरवाजा बंद करके अकेले नहीं बैठना है, पर ये सुने तब ना। आदित्य को मन ही मन नेहा पर गुस्सा आ रहा था। उसने वहां खड़े होकर 1-2 बार कमरे की घंटी बजाई। कुछ देर तक कोई रिस्पॉन्स न आने के कारण उसकी चिंता अब और भी बढ़ती जा रही थी। ऐसा क्या कर रही है जो उसे बेल भी सुनाई नहीं दे रही है नेहा? आदित्य ने खुद से ही बात करते हुए बाहर खड़े होकर नेहा को आवाज लगानी शुरू की, लेकिन उस आवाज का भी अब बहुत देर तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। अगर वॉशरूम में होती तो अब तक तो उसे बाहर आ जाना चाहिए था। वो बाहर खड़े होकर तरह तरह की बातें मन में सोच रहा था, लेकिन वक्त के साथ उसकी घबराहट अब बढ़ती ही जा रही थी। वो नहीं समझ पा रहा था कि अंदर क्या हो रहा था। उसने अब तुरंत अपना फोन निकाला और नेहा को कॉल करना शुरू किया। जहां नेहा जमीन पर गिरी हुई थी, उसकी कुछ ही दूरी पर बेड पर उसका मोबाइल रखा हुआ था। कई बार वो आदित्य का फोन आने पर पूरी रिंग बज रही थी, लेकिन नेहा को उससे जरा भी असर नहीं पड़ रहा था। इतनी देर में तो उसके पास की जगह खून से भर चुकी थी। दिस इज नॉट नॉर्मल, कुछ तो हुआ है, आदित्य ने पैनिक में अब खुद से कहा। वो जानता था कि इतनी देर तक नेहा फोन न उठाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। वो उसके साथ सोकर इतना तो समझ गया था कि नेहा की नींद ऐसी भी नहीं है कि उसे इतनी आवाज सुनाई ना दे। उसने अब तुरंत नीचे मरियम को फोन लगाया और घबराते हुए कहा, आंटी नेहा के कमरे की चाबी। इतना कहते ही मरियम समझ गई थी कि ऊपर कुछ तो ठीक नहीं हो रहा था। आदित्य की बात पूरी हुए बिना ही मरियम चाबी लेकर सीधे ही ऊपर पहुंच गई। क्या हुआ डिकरा, सब ठीक तो है? मरियम ने चिंता से पूछा। आदित्य के चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखकर अब उसे भी नेहा के बारे में सोचकर बहुत ही घबराहट हो रही थी। आंटी नेहा दरवाजा नहीं खोल रही है, समथिंग इज नॉट राइट, आदित्य ने कांपती हुई आवाज में ये कहा और मरियम के हाथों से चाबी लेकर तुरंत ही दरवाजा खोलना शुरू किया। ये सुनते ही मरियम की जान भी हलक में अटक गई थी। वो जानती थी कि आदित्य छोटी मोटी बातों से इतना परेशान होने वाला इंसान नहीं था। इतनी चिंता वो सिर्फ और सिर्फ नेहा और अपने होने वाले बच्चे की ही कर सकता था। उसके माथे से टपकता पसीना ये बता रहा था कि नेहा की चिंता में उसकी सांसें किस तरह से अब अटकी हुई थी। जैसे ही आदित्य ने चाबी लगाकर दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। उसने जो नजारा देखा वैसा भयानक दृश्य तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। नेहा खून से लथपथ बेड के पास गिरी हुई थी। बाथरूम का दरवाजा टूटा था और पूरा कमरा कांच से भरा हुआ था। एक नजर में ये सब कुछ देखकर आदित्य को सिर्फ अंदाजा मात्र हुआ था कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। अब वो भागता हुआ नेहा के पास आया और उसने जोर से उसे गले लगा लिया। नेहा वेकअप, उठो नेहा, व्हाट हैपेंड, उठो। आदित्य ने घबराए हुए नेहा का गाल हिलाया, उसे पूरी तरह से
झकझोरते हुए उठाने की कोशिश की, लेकिन नेहा कोई भी रिस्पॉन्स अब नहीं दे रही थी। जैसे जैसे उसकी नजरें नेहा के बदन में चुभे कांच के टुकड़ों पर पड़ रही थी, वैसे वैसे उसका दिल बैठे जा रहा था। उसकी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उससे सांसें भी नहीं ले जा रही थी। मरियम हमेशा तो बिना बुलाए कमरे में जाती ही नहीं थी, लेकिन आज आदित्य की डर से भरी हुई आवाज सुनकर उससे बाहर रहा नहीं गया, और जैसे ही वो अंदर आई उसका पूरा चेहरा ही पीला पड़ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये सब क्या हो गया यहाँ? नेहा, नेहा उठो। मरियम ने तुरंत पानी के छींटे डालकर नेहा को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो तरीका भी कुछ काम नहीं आया। ऊपर हो रही हलचल सुनकर जब मयंक आया तो उसके भी कुछ समझ नहीं आया। आदित्य की तो हालत ही नहीं थी कुछ भी बोलने की, इसलिए मयंक ने भी बिना उसके कहे ही तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। नेहा के हॉस्पिटल पहुंचते ही आदित्य ने सब कुछ सिर पर उठा लिया था। फास्ट कॉलर डॉक्टर जल्दी, उसने चिल्लाते हुए वहां खड़ी नर्सिस से कहा। आदित्य सिंघानिया को ऐसी हालत में देखकर किसी भी डॉक्टर की हिम्मत नहीं थी कि वो 1 मिनट की भी देरी कर दे। डॉक्टर्स की टीम में से एक का कॉलर पकड़ते हुए आदित्य ने कहा, अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ तो तुम भी भूल जाओगे कि तुम डॉक्टर हो। इस वक्त आदित्य की तकलीफ गुस्सा बनकर सब पर बरस रही थी। उसका ये रूप देखकर मयंक के रोंगटे खड़े हो गए थे। सबको तो सिर्फ ये बात एक धमकी सुनाई दे रही थी, लेकिन सिर्फ मयंक ही जानता था कि अगर नेहा को कुछ भी हुआ तो आदित्य अपना कहा हुआ सच कर दिखाएगा। डॉक्टर्स ने डरते हुए सिर हिला दिया और नेहा को लेकर सीधे ऑपरेशन रूम में चले गए। जिस तरह से आदित्य का गुस्सा, उसके इमोशंस काबू से बाहर हो चुके थे। सबको पता चल चुका था कि नेहा आदित्य की कमजोरी है। उन लोगों को पता चल गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए नेहा को उन्हें किसी भी हालत में बचाना ही है। अंदर ऑपरेशन थिएटर में नेहा का ट्रीटमेंट चल रहा था और बाहर आदित्य की सांस गले में अटक रही थी। वो गुस्से और एंग्जाइटी से इतना भरा हुआ था कि वो सिर्फ हाँफ रहा था। मरियम घर पर पीहू का वेट कर रही थी। क्लासेस से लौटने के बाद जैसे ही ये खबर अब पीहू को पता चली, उसकी रो रो कर हालत खराब हो गई थी। आदित्य के पीछे से मरियम और पीहू भी दौड़े दौड़े अब हॉस्पिटल पहुंचे। पीहू ने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली थी। अपनी बड़ी के हाथ में खरोच भी आ जाए तो उसकी जान निकल जाती थी, और आज बड़ी को इतनी चोट आई है ये जानकर पीहू खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। वो जैसे ही आदित्य के सामने पहुंची, उसने अपने सारे आंसुओं को रोक लिया। अपने डैड की हालत देखकर अब वो और भी ज्यादा डर गई थी। आदित्य से इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए वो दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें नेहा की एक झलक के लिए तरस रही थी। खुद पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर बड़ी बड़ी मशीनों के बीच नेहा को लेटा देखकर आदित्य की आंखें नम हो गई थी। कैसे कैसे हो गया ये सब कुछ? हमें कुछ पता कैसे नहीं चला? हाउ कैन आई बी सो इरिस्पॉन्सिबल? गुस्सा आ रहा है मुझे खुद पर, जो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया, हर उस शख्स पर जो तुम्हारे पास नहीं रह पाया। मैं जानता हूँ तुमने हम सबको कितना पुकारा होगा। अपनी आंखें बंद होने से पहले किस हद तक लड़ी होगी तुम्हारी लड़ाई की निशानी तुम्हारे शरीर पर साफ साफ दिखाई देती है। वी आर रियली वेरी सॉरी। शायद तुम माफ भी कर पाओ। हम सब मिलकर तुम्हारा और हमारे बच्चे का ध्यान नहीं रख पाए। हमें माफ कर दो। जितनी भी नाराजगी हो मुझसे कहना, मुझसे लड़ना, लेकिन प्लीज जल्दी से उठ जाओ। पीहू को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वी ऑल नीड यू, वेक अप प्लीज। आदित्य नेहा को देखकर मन ही मन उससे बात कर रहा था। जितना भी गुस्सा, गिल्ट और फिक्र उसके अंदर थी, वो सब कुछ वो मन से नेहा से बांट रहा था। एक वही तो है जिसके सामने आदित्य खुल के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाता था, लेकिन आज उसे ऐसे लेटा हुआ देखकर आदित्य कमजोर पड़ गया था। कुछ देर बाद आदित्य के हाथों को अब ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें किसी बड़े ही कोमल इंसान ने छुआ हो। उसने नीचे देखा तो पीहू के नन्हे हाथों ने उसके सख्त हाथों को जोर से पकड़ लिया था। ये पकड़ आदित्य को इस बात का एहसास दिला रही थी कि वो इस फिक्र में अकेला नहीं था। पीहू कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन उसके गोल गोल लाल गाल और सूजी हुई आंखें ये साफ बयान कर रही थी कि उसकी हालत क्या थी। डैड, वी हैव टू बी स्ट्रोंग। मेरी बड़ी बहुत स्ट्रोंग है और हमें उनसे जीतना है, तो उनके सामने खड़े होकर उनसे भी ज्यादा स्ट्रोंग होना पड़ेगा, नहीं तो आप और मैं बड़ी से इस गेम में हार जाएंगे। पीहू ने भारी गले के साथ कहा। वो इतनी छोटी थी कि दरवाजे के होल तक न पहुंचने के कारण उसे अंदर क्या चल रहा था ये दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि उसकी बड़ी का इलाज अंदर हो रहा है।
उसने जिस तरह से स्ट्रोंग होने की बात आदित्य से कही थी, बहुत ही कम शब्दों में उसने ये समझा दिया था कि इस वक्त नेहा को किस तरह से सपोर्ट की जरूरत थी। थोड़ी देर तक आदित्य और पीहू हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर इसी तरह से खड़े थे। उन दोनों को बस एक ही खबर का इंतजार रहा था, लेकिन तभी अचानक से उस कमरे का दरवाजा खुला और सबकी आंखें उसी खबर की उम्मीद से खिल उठी। जैसे ही डॉक्टर्स की टीम कमरे से बाहर निकलनी शुरू हुई, आदित्य ने अब हड़बड़ाते हुए पूछा, डॉक्टर हाउ इज सी? उसका सवाल सुनकर सभी डॉक्टर्स के चेहरे उतर गए। उन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी सच कहने की। उनमें से सबसे सीनियर डॉक्टर ने बड़ी ही हिम्मत करके बताया, मिस्टर सिंघानिया, पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया है। उनके शरीर पर भी काफी सारे घाव थे जिन पर हमने पट्टी लगा दी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो बहुत देर से बेहोश थी और इतनी देर में उनका खून बहुत ज्यादा बह गया था। सी हैड सेवर ब्लड लॉस। डॉक्टर जैसे जैसे अपनी बात कह रहे थे, आदित्य के अंदर का गुस्सा और चिंता और भी बढ़ती जा रही थी। अब उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, तो आपको किस बात का इंतजार है? अभी के अभी ब्लड का इंतजाम कीजिए एंड स्टार्ट फर्दर ट्रीटमेंट। उसकी जोर की आवाज से पूरे हॉस्पिटल में एक सन्नाटा सा छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे आज सिर्फ एक ही पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा था। आदित्य की घबराहट और उसका गुस्सा देखकर डॉक्टर भी कांप गए थे और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आदित्य को ये कैसे समझाएं कि वो लोग अपना काम एकदम ठीक तरीके से कर रहे हैं। मिस्टर सिंघानिया, प्लीज काम डाउन। ये हॉस्पिटल है, यहाँ दूसरे पेशेंट भी है। प्लीज ये समझिए कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही चलती है। पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। ये ब्लड ग्रुप मिलना आसान नहीं होता है। हमने ब्लड बैंक से कांटेक्ट कर लिया है, वो जल्द से जल्द ब्लड का अरेंजमेंट कर लेंगे। डॉक्टर ने आराम से समझाया। नेहा को ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, इस बारे में सोचकर ही आदित्य और घबरा गया था। लेकिन कोई था जिसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल ही नया था। डॉक्टर्स और अपने डैडी की बात सुनकर पीहू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस उन लोगों को ही देखे जा रही थी। उसे इतनी छोटी सी उम्र में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बड़ी के साथ क्या हो रहा था। उसे टूटी फूटी बस इतनी बात समझ आई थी कि बड़ी की बॉडी में खून कम हो गया था, जिसे रिफिल करने की जरूरत पड़ रही थी। वो ये भी जानती थी कि हर किसी की बॉडी में खून अलग अलग होता है। थोड़ी देर तक तो वो खड़ी होकर सोचती रही, फिर उसने अपने छोटे से हाथों को आगे करते हुए कहा, लीजिए, टेक माई ब्लड। वो मेरी बड़ी है तो मेरा और उसका खून ब्लड तो सेम ही होगा। आप मेरा फटाफट से खून लेकर बड़ी बोतल में भर दो और वो तुरंत ठीक हो जाएगी। चलो चलो अब जल्दी करो। पीहू को तो पता ही नहीं था कि वो किस बात की जिद कर रही थी। उसका दिमाग तो बस इतना ही जानता था कि अपनी बड़ी को बचाने के लिए उसे जो कुछ भी करना पड़े तो करो। पर उसकी ये बात सुनकर आसपास खड़े लोग स्तंभ रह गए थे। आदित्य के साथ डॉक्टर को भी अभी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी दिखने वाली एक बच्ची इस तरह की बातें कह देगी। अमूमन बच्चों को तो इतनी समझ भी नहीं होती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है, लेकिन यहाँ तो पीहू उसके लिए तैयार खड़ी थी। कुछ नर्सिस का तो पीहू की इस क्यूटनेस पर दिल ही आ गया था। तभी आदित्य ने तुरंत पीहू का हाथ पीछे करते हुए डॉक्टर से कहा, मेरा ब्लड ग्रुप भी ए बी पॉजिटिव ही है, प्लीज टेक माइन। आदित्य की ये बात सुनकर डॉक्टर के तो चेहरे ही खिल गए थे। वो आदित्य सिंघानिया की पहचान से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें अपने आप इस बात पर भरोसा था कि इतना बड़ा आदमी किसी को अपना खून तो क्या ही देगा। यही सोचकर उन्होंने आदित्य से उसका ब्लड ग्रुप पूछने की हिम्मत ही नहीं की। आदित्य अपना खून देने के लिए तैयार था। ये बात सिर्फ पीहू के लिए नहीं बल्कि मयंक और बाकी लोगों के लिए भी उतनी ही शॉकिंग थी। पीहू तो बस मन ही मन ये सोच रही थी कि उसका और डैडी का खून एक कैसे। उसे याद आ रहा था कि कुछ दिनों पहले मुंबई में जब नेहा हेल्थ चेकअप के लिए गई थी, तब पता चला था कि पीहू का ब्लड ग्रुप भी ए बी पॉजिटिव था। लेकिन आज नेहा की चिंता में किसी ने इस बात पर गौर ही नहीं किया। किसी ने ये सोचा ही नहीं कि पीहू और आदित्य का ब्लड ग्रुप एक होना कोई इत्तेफाक है या फिर कुछ और। आदित्य की बात सुनते ही डॉक्टर्स ने बिना देरी के ट्रांसफ्यूजन्स के लिए कमरा तैयार कर दिया और नेहा को वहां शिफ्ट किया। उसकी थोड़ी सी दूरी पर आदित्य का बेड था जिस पर उसे लेटाया गया था। नेहा को इस बेहोशी की हालत में उसका दिल बैठा जा रहा था।
जैसे ही खून की जांच पूरी हो गई और डॉक्टर ने ये अश्योर कर लिया कि आदित्य का खून नेहा के शरीर में चढ़ सकता है, उन लोगों ने ट्रांसफ्यूजन्स का प्रोसेस शुरू कर दिया। जैसे जैसे आदित्य की बॉडी से खून निकलकर नेहा की बॉडी में चढ़ रहा था, वैसे वैसे आदित्य का दिल हल्का महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे फाइनली वो नेहा को ठीक करने के लिए कुछ कर पा रहा था। उसे ये उम्मीद थी कि शायद उसकी ये छोटी सी कोशिश नेहा के लिए बेहतर साबित हो जाए। उसने ये सब कुछ सोचते हुए इमोशनल होकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आप मेरा चाहे जितना भी खून ले लीजिए, जस्ट मेक श्योर सी गेन से कॉन्सिक्यूसनेस सून। जिस विश्वास के साथ वो ये बात कर रहा था उसे सुनकर डॉक्टर भी दंग रह गए थे। नेहा का इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था कि किसी हेल्दी इंसान से इतना ब्लड ट्रांसफर करवाना सेफ नहीं था। लेकिन आदित्य की बात में जो कॉन्फिडेंस था उसे देखकर डॉक्टर को अंदाजा हो गया था कि आदित्य वर्ल्ड बैंक का वेट नहीं करेगा। पर मिस्टर सिंघानिया, इतना ब्लड अगर आपकी बॉडी से निकलेगा तो दैट विल अफेक्ट योर बॉडी एंड वी कांट डू दैट, डॉक्टर्स ने कहा। ये सारी बातें आदित्य बहुत अच्छे से जानता था और उसे पता था कि जो वो कर रहा था उससे उसके शरीर में क्या होने वाला था, लेकिन फिर भी इन सब बातों पर उसका जरा भी ध्यान नहीं था। उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ नेहा को ठीक करना इस वक्त बहुत ही जरूरी था। अपनी तरफ से डॉक्टर ने कई बार आदित्य को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिद के आगे डॉक्टर्स ने भी अब हार मान ली थी। कुछ देर तक ये प्रोसेस लगातार चलता रहा और बड़ी समूदली आदित्य ने नेहा के लिए अच्छा खासा ब्लड डोनेट कर दिया। आदित्य इस पूरे प्रोसेस के बाद बहुत ही कमजोर सा दिखाई दे रहा था। उसका चमकता हुआ चेहरा अब पीला पड़ चुका था। उसे कई तरह के जूसेस और मेडिसिनल ड्रिंक्स पिलाई जा रही थी, लेकिन अभी उसके पास बेड से उठने तक की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर तक उसे अब ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जैसे ही उसने अब थोड़ा सा बेटर महसूस किया, वो धीरे धीरे उठकर नेहा के बेड के पास गया। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। उसे इस तरह से देखकर आदित्य के दिल में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि नेहा जल्दी से बस अपनी आंखें खोले और वो ये पूछ सके कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, उसे बात कर सके, उसका दर्द बांट सके। उसे इस तरह से इमोशनल होता हुआ देखकर नर्स ने आकर उसे एक ऐसी खबर दी जिसे सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। पेशेंट इज फाइन नाउ और उनका बेबी भी बिल्कुल हेल्दी है, इसलिए चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। सी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, नेहा नर्स ने हंसते हुए कहा। ये सुनते ही आदित्य के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे नर्स ने बताया कि डॉक्टर ने आदित्य को अपने कैबिन में बुलाया है। नेहा की हालत और उसका रीजन्स डिटेल से जानने के लिए आदित्य डॉक्टर से मिलने उसके कैबिन में पहुंचा। खून देने के बाद वो कमजोरी उसके अंदर आ गई थी। वो नेहा की हालत जानते ही मानो गायब सी हो गई थी। वो उसे खतरे से बाहर देखकर इतना खुश था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका डोनेट किया हुआ ब्लड वापस उसके शरीर में बन गया था। लेकिन उसके दिमाग में ऐसे कई सवाल थे जिसके सवाल उसे जल्द से जल्द चाहिए थे। नेहा की हालत ऐसी हुई कैसे, ये सोच सोचकर उसका सिर फटा जा रहा था और जब तक वो इस हादसे की जड़ तक नहीं पहुंच जाता वो चैन से बैठने वाला नहीं था। यस डॉक्टर, आदित्य ने अब डॉक्टर के सामने बैठते हुए कहा। डॉक्टर को भी उसका ये पोलाइट रूप देखकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि जिस वक्त नेहा एडमिट हुई थी उस वक्त तो आदित्य से बात करने के बारे में डॉक्टर सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें भी अब ये बताते हुए खुशी हो रही थी कि नेहा अब खतरे इससे पूरी तरह से बाहर थी। ये सब कुछ हुआ कैसे डॉक्टर, आदित्य ने सीधा ही अपना सवाल पूछा। क्या आपको पिछले कुछ दिनों से नेहा का बिहेवियर कुछ बदला सा लग रहा था, डॉक्टर ने पूछा। ये सवाल सुनते ही आदित्य को वो दिन याद आ गया जब नेहा बिना बात के बहुत गुस्सा कर रही थी और फिर रो भी रही थी। इनफैक्ट उस दिन के बाद से हर दिन नेहा का मूड कैसा था, ये सब कुछ आदित्य के दिमाग में एक साथ घूमने लगा था। उसने सारी बातें आदित्य के दिमाग में भी ये सारी ही बातें घूमने लगी थी, इसलिए उसने सारी बातें अब डॉक्टर को बताई और ये भी बताया कि कैसे उसने सोचा कि ये मूड स्विंग तो प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन है। डॉक्टर ने उसकी बात सुनकर बड़ी गंभीरता से इस केस के बारे में सोचना शुरू किया। हाँ, आईसी मुझे लग ही रहा था कि नेहा के हार्मोन्स में पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जिसकी वजह से उसका मूड काफी डिस्टर्ब रहा होगा। थोड़े बहुत मूड स्विंग्स हर प्रेगनेंसी में नॉर्मल होते हैं, इसलिए आप लोगों का इस बारे में ध्यान नहीं गया होगा, डॉक्टर ने समझाया। डॉक्टर की बातों ने आदित्य के मन में शक का एक बीज और भी गहरा कर दिया था। उसे लग रहा था कि सच में नेहा के साथ जो हुआ था वो एक्सीडेंट से ज्यादा कुछ और था। इज देयर एनी सीरियस इशू डॉक्टर, आदित्य ने पूछा।
नो नो इशू, अभी तो कुछ नहीं है। देखिए मिस्टर सिंघानिया, हमें पता है कि आपने नेहा की केयर में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी और इसी वजह से उनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी चल रही थी। बट सॉरी टू से, आज जो हुआ उसकी वजह से नेहा का मिसकैरेज हो सकता था। अगर थोड़ी सी भी और देर हो जाती तो शायद हम आपके बच्चे को भी बचा नहीं पाते। डॉक्टर ने बड़ी ही झिझक से कहा। वो जानता था कि वो आदित्य सिंघानिया के बच्चे के बारे में बात कर रहा था और इसलिए इतनी बड़ी बात कहते हुए उसकी जुबान भी कांप रही थी। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते अपने पेशेंट की कंडीशन के बारे में सच बोलना उनका फर्ज था। What are you saying, डॉक्टर? मिसकैरेज नेहा का ये कैसे हो सकता है? हम तो रेगुलर चेकअप्स करा रहे थे, खाने पीने का ध्यान रख रहे थे, उसके बाद भी ये कैसे पॉसिबल है? आदित्य ने हड़बड़ाते हुए पूछा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी केयर करने के बाद भी उसके बच्चे पर खतरा कैसे आ सकता था। उसने तो छोटी से छोटी बात का भी इतना ख्याल रखा था कि गलती से भी कोई कसर छूट ना जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब के बाद भी नेहा की हालत इतनी कैसे बिगड़ गई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और फिक्र दोनों एक साथ झलक रही थी। मिस्टर सिंघानिया, डोंट गेट पैनिक। हमें भी पहले समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। फिर हमने नेहा का फुल बॉडी चेकअप किया, जिसमें उनके अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब के बारे में हमने जानने की कोशिश की। डॉक्टर ने कहा। एंड व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर? आदित्य ने परेशान होकर पूछा। हमें ये पता चला है कि नेहा की बॉडी में एक बहुत ही अजीब सी मेडिसिन का ट्रेस मिला है, जो कोई भी डॉक्टर किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को प्रिस्क्राइब नहीं करता। डॉक्टर ने एक डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखते हुए बड़ी सीरियसली आदित्य को समझाया। ऐसी कौन सी मेडिसिन है? हमने तो जो कुछ भी दिया है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही दिया है, तो फिर ये सब कैसे? आदित्य ने कहा। उसे लग रहा था जैसे जितना वो इस मामले के अंदर जा रहा था ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। वो जितने सवाल पूछ रहा था डॉक्टर के चेहरे की टेंशन उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। स्पीक, क्या हुआ है नेहा को? वो ठीक तो है ना? उस मेडिसिन का कोई असर तो नहीं हुआ है ना नेहा पर? इस बार आदित्य ने थोड़ा गुस्से में पूछा। मिस्टर सिंघानिया, नेहा बिल्कुल ठीक है और थैंकफुली उस मेडिसिन के असर को हमने ट्रीटमेंट के दौरान न्यूलीफाई कर दिया है, बट वी आर वेरी सॉरी। हमें अभी तक इस मेडिसिन की डिटेल्स नहीं पता। ये किस लिए और कैसे नेहा को दी जा रही थी, ये समझने के लिए हमें थोड़े से वक्त की जरूरत है। थोड़ा टाइम दे दीजिए, हम सब कुछ पता करके आपको बता देंगे, डॉक्टर्स ने डरते हुए कहा। पर ऐसा कोई भी ड्रग नेहा क्यों लेगी? सी वांट दिस चाइल्ड, आदित्य ने कहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। मिस्टर सिंघानिया, इस कंक्लूजन पर हम अभी नहीं पहुंच सकते हैं। हमें पहले पूरे केस को अच्छे से समझना होगा। बस ये इंश्योर करना है कि ये ड्रग अब गलती से भी नेहा की बॉडी में ना जा पाए, डॉक्टर ने समझाया। पता कीजिए, मुझे छोटी से छोटी डिटेल के बारे में पता करना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आदित्य सिंघानिया के बच्चे को नुकसान पहुँचाने के बारे में किसी ने सोच भी कैसे लिया। ये कहते वक्त आदित्य की आंखों में जो गुस्सा था उसे देखकर डॉक्टर के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। आदित्य के कैबिन से निकलने के बाद धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल को पता चल गया था कि आदित्य का मूड कितना खराब था। नेहा को खतरे से बाहर देखकर उसे सुकून तो जरूर था, लेकिन अब जब तक वो उस मेडिसिन देने वाले इंसान तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो चैन से बैठने वाला बिल्कुल भी नहीं था। उसका सारा गुस्सा, बेचैनी बस नेहा के सामने जाकर शांत हो रही थी। वो जैसे ही उसका भोला सा चेहरा देखता उसे लगता जैसे ये बर्फ सी ठंडी सेक है। मिस्टर सिंघानिया, आपने अभी तक इतना सारा ब्लड डोनेट किया है, अभी आपकी बॉडी वीक है, आपको भी रेस्ट की जरूरत है, डॉक्टर ने आदित्य को समझाया, जो घंटों से नेहा के बगल में बैठा हुआ था। लेकिन कोई कितना भी क्यों ना समझा ले, आदित्य पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो एक टक बस नेहा की तरफ देके जा रहा था, जो अभी भी बेहोश थी। वार्ड बॉय और नर्स की ज्यादा हिम्मत भी नहीं थी कि वो उन्हें कुछ भी कह सके। वो दोनों भी चुपचाप एक दूसरे को इशारा करके उस कमरे से निकल गए। जाते जाते उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें भी समझ आ रहा था कि मिस्टर सिंघानिया को नेहा के साथ अकेले में वक्त चाहिए था। वो कमरा बिल्कुल शांत हो चुका था, जिसमें अब सिर्फ आदित्य और नेहा थे। आदित्य ने अपना हाथ धीरे से नेहा के गालों पर रखा और उसे सहलाने लगा। उसके कोमल गालों को छूते ही आदित्य को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। उसे खुद भी नहीं समझ आया कि नेहा को देखते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर आ गई थी। वो चाहे जितना भी इमोशनल क्यों ना हो जाए, आदित्य के आंसू कभी बहते नहीं थे।
लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ कि उसके आंसुओं ने नेहा के हाथों को छुआ था। एक एक करके टप टप आदित्य की आंखों से आंसू नेहा के हाथ पर गिरने शुरू हो गए। जैसे ही नेहा को अपने हाथों पर कुछ गीला सा महसूस हुआ, उसके शरीर ने हरकत करनी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले अपने हाथ की उंगलियां हिलाई। ये देखते ही आदित्य ने तुरंत अपने चेहरे के इमोशंस को छुपाते हुए अपने आंसू पोंछे। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि नेहा को ये महसूस हो चुका था कि वो क्या फील कर रहा था। नेहा को चुपचाप लेटा हुआ देखकर आदित्य ने अपने दिल की कई सारी बातें उससे शेयर की। उसने नेहा का सिर सहलाते हुए धीरे से कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया नेहा। अगर फिर से ऐसा कभी हुआ तो। उसका तो मन कर रहा था कि वो अभी के अभी उसे उठाकर कहे कि लड़ो मुझसे। उसे नेहा को इतने लंबे वक्त के लिए शांत देखने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, इसलिए वो उसे आज की रात कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि नेहा कम से कम 24 घंटे तक बेहोश रह सकती है। वो एक रात आदित्य को एक बरस जितनी बड़ी लग रही थी। वो वॉशरूम के अलावा और किसी भी काम के लिए वहां से हिल नहीं रहा था। ब्लड डोनेशन के बाद उसे कमजोरी तो महसूस हो रही थी, लेकिन पूरी रात वो नेहा के सिरहाने से हटा नहीं। उसका पूरा चेहरा वीक और पीला दिखाई दे रहा था, लेकिन नेहा की केयर करने की उसकी चाहत जरा सी भी डगमगा नहीं रही थी। अगले दिन जब नेहा ने अपनी आंखें खोली तो आदित्य का चेहरा देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने उसका चेहरा हमेशा फ्रेश और ब्राइट ही देखा था, लेकिन आज उसी चेहरे को इस हाल में देखकर नेहा को खुद पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जैसे ही आदित्य ने नेहा की आंखें खुलती हुई देखी, उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका कितना लंबा इंतजार खत्म हुआ था। नेहा, अभी कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कहीं दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? आदित्य ने एक ही सांस में इतने सारे सवाल पूछ लिए थे। नेहा को उसका दर्द साफ दिखाई और सुनाई दे रहा था। जैसे ही उसने कल रात की घटना के बारे में सोचा, उसे समझ आ गया था कि आदित्य का हाल उसको इस हाल में देखकर क्या हुआ होगा। उसने कैसे कल की शाम और रात काटी होगी, ये वो अच्छी तरह से समझ पा रही थी। उसने तुरंत अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम इतना परेशान मत हो। इतना कहते ही नेहा को अपने बच्चे का ख्याल आया, जिसे बचाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया था। उसकी आंखें अचानक से फिक्र से भर गई और उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने पेट को छूना शुरू किया। उसे सबसे ज्यादा अच्छी तरह से अगर कुछ याद था तो वो ये कि कल बार बार उसे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। मेरा बच्चा तो ठीक है ना? आदित्य नेहा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसे अपनी कमजोरी, अपनी चोट, किसी के बारे में कुछ नहीं जानना था। उसे तो सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। आदित्य ने उसकी घबराहट शांत करने के लिए तुरंत उसके सिर को सहलाया और अपने दोनों हाथों से उसके हाथ को पकड़कर कहा, रिलैक्स, शांत हो जाओ, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, एकदम हेल्दी। आदित्य की ये बात सुनकर नेहा की जान में जान आई। उसने गहरी लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे कल गुजरे वो दर्दनाक पल याद आ रहे थे जब उसे दर्द भी ज्यादा फील नहीं हो रहा था। उसे ये सोचकर बड़ा सुकून मिल रहा था कि उसकी कोशिश आखिर में रंग लाई। आखिरकार उसने अपने बच्चे को बचा ही लिया था। उसकी बंद आंखों के किनारे से जब आंसू बहने लगे तो आदित्य का दिल तड़प उठा। वो समझ गया था कि नेहा क्या सोच रही थी। नेहा ने कल इस बच्चे को बचाने के लिए जो कुछ भी सहा था वो आदित्य इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था। उसने नेहा के हाथों को जोर से पकड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें खून से लथपथ देखा था तो मेरी सांस ही कहीं अटक गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी तुम्हारे बगल में लेट जाऊं और हर उस दर्द को अपना बना लूं जो तुमने सहा है। जो टुकड़े तुम्हें चुभ रहे हैं, काश के वो मुझे चुभते। आदित्य के भारी गले से ये बात सुनकर नेहा ने आंसुओं से भरी अपनी आंखों को खोला। क्या आदित्य बताएगा नेहा को उस मेडिसिन के बारे में? क्या वो ये मिलकर पता लगाएंगे कि मेडिसिन किस रूप में उसके शरीर में जा रही थी? क्या वो इसको रोक पाएंगे?